नमस्कार, आदाब। शख्सियत में मैं समीना आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। हर दिन आता है कुछ नए संकल्प लेकर और शाम को छोड़ जाता है रेत ही रेत। और हम हर सुबह उस रेत में घरौंदे बनाते हैं। या मैं ये कहूँ कि आभारी हूँ बहुत दोस्तों, मुझे तुम्हारा प्यार मिला, सुख में दुख में हार जीत में एक नहीं 100 बार मिला। रिश्तों के कद्रदान और यादों का एक ज़ख़ीरा है जिनके पास। जितने समर्थ कवि हैं उतने ही शानदार उपन्यासकार और कहानीकार भी हैं। इनकी लंबी साहित्यिक यात्रा कई मोड़ों से गुजरती है। शख्सियत में आज मुलाकात साहित्य की दुनिया के एक अनमोल सितारे श्री रामदरश मिश्र से। रात रात भर मोरा पिहके बैरिन नींद न आए, बड़े भोर सारस के कारे नदिया तीर बुलाए। बिखरे बिखरे सपने चुन चुन सूनी रैन सजाऊं, भोरे भोरे नदी तीर बालू के महल बनाऊं। कौन उड़ा ले जाए सपनवा कौन महलिया ढाए, रात रात भर मोरा पिहके बैरिन नींद न आए। लोक रंग का एक अलग ही अंदाज, जिसमें शामिल गजल की महक भी। आइए लिए चलते हैं आपको गोरखपुर जिले के एक छोटे से गांव डुमरी में। रामचंद्र मिश्र और कमलपाती के घर कलम के धनी रामदरश मिश्र ने आंखें खोली। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उसी उम्र में रामदरश मिश्र ने किताबों को अपना संगी साथी बनाया। ढरसी गांव से वाराणसी तक का सफर खासा मुश्किलों भरा रहा, लेकिन हिम्मत का साथ कभी ना छोड़ा। वक्त के साथ उनकी साहित्य में दिलचस्पी और उसमें नित नए आयाम रचते जाना उनकी साहित्यिक यात्रा में एक से बढ़कर एक अहम मोड़ लिए हुए हैं। इस दरमियान वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, सायाजीराव गायकवाड़ विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय से भी जुड़े। वो अपने जीवन के उतार चढ़ाव को, घटनाओं को कविताओं, कहानियों और उपन्यासों के जरिए लोगों के समक्ष रखते रहे। उनका पहला काव्य संग्रह पथ के गीत एक अलग ही बानगी पेश करता है। खाली घर, सर्पदंश, दिनचर्या जैसे बेशुमार कहानी संग्रह उनकी सोच और उनकी कल्पना को एक नए आकाश में ले जाने की कामयाब कोशिश है। उपन्यासों में पानी की प्राचीर, जल टूटता हुआ, अपने लोग, दूसरा घर एक अलग ही मकाम रखती है। गजलों से उनका लगाव जग जाहिर है। तभी हंसी ओंठ पर, आंखें नम है, बाजार को निकलते लोग के अशार दिल को छू जाते हैं। अपनी आत्मकथा सहचर है समय और फुर्सत के दिन के जरिए वो अपनी जिंदगी के उन लम्हों से परिचय कराने का साहस करती हैं जो अमूमन और लोग नहीं कर पाते। तबीयत से सादा और अपनी धुन के पक्के रामदरश मिश्र अपनी साहित्यिक यात्रा में रमी बसी हैं। उनकी रचनाएं विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में उनके साहित्य पर शोध कार्य हो चुकी हैं और उनकी कृतियों को बेशुमार अवार्ड से नवाजा गया। उम्र के इस पड़ाव पर भी वो अपनी साहित्य साधना में लगे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत रामदरश मिश्र जी प्रोग्राम शख्सियत में आपका। शुरुआत आप ही के अपने बचपन से की जाए। आपके बचपन की बातें बताइए, थोड़ा सा माता पिता के बारे में, अपनों के बारे में जिनके साथ बचपन गुजरा। गोरखपुर जिले का एक गांव डुमरी है, वहाँ मैं पैदा हुआ। मेरे पिता रामचंद्र मिश्र कुछ सैलानी तबीयत के थे। गाते बजाते मेला घूमते और परोपकार करते रहते थे, तो घर का बहुत सा काम रुका रहता था। माँ मेरी बड़ी कर्मठ थी, कौल पाटी देवी। दोनों बड़े अच्छे गायक थे, बड़े अच्छे संस्कार थे त्योहारों के, पर्वों के, जो शायद मुझे संस्कार में मिला। उस गरीबी में भी एक बड़ा सुख था हम लोगों को। एक तो यह कि उस गरीबी ने संघर्ष करना सिखाया।
बाढ़ आती थी, सब कुछ लूट ले आती थी। इसके बावजूद लोग जीते थे, जीने का जद्दोजहद हौसला करते था, थे। हाँ। उस गांव से मुझे एक संघर्ष का संस्कार मिला। तभी आपकी जो कलम है वो गांव की बात कहती है, गांव की मिट्टी की बात कहती है। तो गांव में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमेशा याद रहते हैं, उन्हें याद करना चाहेंगे जी हाँ, आज? मैं दरअसल मेरे उपन्यासों में गांव के ही पात्र आए हैं, नाम बदल बदल करके। तो गांव को आर पार जिया है मैंने, इसलिए वो गांव लगातार मेरे साथ जुड़ा रहा है। मेरे शहर प्रवास में भी, मेरी कहानियों में, उपन्यासों में। आपने कहा है कहीं कि कविता मेरा पहला प्रेम है। जी, तो कैसे जुड़ना हुआ इस खूबसूरत विधा से आपका? पता नहीं क्या बात थी कि बचपन से ही मुझे कविता लिखने की इच्छा जाग पड़ी थी। जब मैं दर्जा 4 में था या 3 में था और कविताएं पढ़ता था कोर्स की, या लोकगीत सुनता था, तो इच्छा होती थी काश मैं भी ऐसा लिखता। बड़ा सहज था, हो सकता है पिता का, माता का एक जो संस्कार था, गीतों का या संवेदना का संस्कार था, वह मुझे सहज ही मिल गया हो। तो कई बार मैंने लिखने की कोशिश की, एक आध पंक्ति लिखी, फिर आगे नहीं चली। हाँ। उसने कहा कि आप पेड़ के नीचे बैठ जाइए और लिखिए तो कविता आ जाएगी। वो भी किया, नहीं चली। दर्जा 6 में था मैं, तो हमारे एक सहपाठी ने कहा कि उसके गांव का एक लड़का गोरखपुर में है, वो कविताएं लिखता है। ये सुनकर के मेरे भीतर का जो कवि है वो अपना उठा, जाग उठा और कहा मैं आज लिखूंगा ही। उस दिन स्कूल के पास ही सभा थी कांग्रेस की, उस पर मैंने कविता लिखी और लिख गई कविता, जैसी भी लिखी गई हो। उसके बाद कविता का क्रम जारी हो गया। रात को हम लोग जाते थे स्कूल पर पढ़ने के लिए, तो कंबल ओढ़ करके मैं कविता लिखता था, बच्चे पढ़ते थे। पढ़ने में मैं तेज था, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं होती थी। तो अब कविता तो मैंने लिखनी शुरू कर दी, लेकिन कविता क्या है, इसका छंद क्या है, इसकी भाषा क्या है, ये सब मुझे नहीं मालूम था। जो सहज भाव से आता गया, लिखता गया। जब सन 45 में बनारस गया, उसके बाद मुझे सही लाइन मिली, सही रास्ता मिला। वहाँ किन लोगों से मिलना हुआ? वहाँ सन 45 में जब मैं गया मैट्रिक करने के लिए, तो जयशंकर प्रसाद के एक शिष्य थे, राजेंद्र नारायण शर्मा, होम्योपैथ थे। तो उनसे मेरा परिचय हुआ। भी छायावाद के अच्छे कवि थे, तो मेरी भाषा का छायावादी संस्कार किया। और उन्होंने वहाँ के तत्कालीन वहाँ के अखबारों में मुझे खूब छपाया, नाम किया मेरा। जब मैं BHU में गया तो मालूम पड़ा कि छायावादी भाषा तो जा चुकी है, छायावाद जा चुका है। साक्षी त्रिलोचन थे, नामवर सिंह थे, शिवप्रसाद सिंह थे, कई मित्र जो थे, उनकी मंडली बन गई हम लोगों की। साथ साथ बनते गए और चलते गए। तो वहाँ मुझे एक नया रास्ता मिला। मुझे मालूम पड़ा कि कविता का परिदृश्य आज क्या है, कविता कहाँ जा रही है, उसकी भाषा क्या है, उसका छंद क्या है, उसके दृश्य क्या है। तो सही रूप में सन 46 से मुझे सही रास्ता मिला कविता लिखने का। आपकी नज़र में अच्छी कविता कौन सी हुई? मेरा पहला संग्रह छपा था सन 51 में, पथ के गीत, जिसमें पुरानी कविताएं थीं, यानी छायावादी संस्कार की कविताएं थीं। उनमें कई कविताएं ऐसी थीं जो कि बड़ी लोकप्रिय थीं, सुनाना यहाँ तक चाहेंगे? कि सामान्य लोग भी उसको पसंद करते थे। गांव के लोग कहते थे सुनाइए। सुनाइए, हम भी चाहेंगे आप सुनाएं। अब आंधियों में भी दिवा का दीप जलना जिंदगी है, पत्थरों को तोड़ निर्झर का निकलना जिंदगी है। चाहता हूँ मैं किसी छाया तले निश्वास ले लूं, किंतु कोई कह रहा जिंदा चलना जिंदगी है। ये बड़ी मशहूर हुई थी। फिर बनारस से आप बड़ौदा कैसे आ जाते हैं? इच्छा थी काश बनारस में ही नौकरी लग जाती। वहाँ अपने लोग थे, अपना परिवेश था, और 10 साल जहाँ बिताया था। तो कई कॉलेज में इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ। तो बड़ौदा में एक जगह निकली, तो वहाँ मैंने अप्लाई किया, तो वहाँ मुझे बुला लिया गया। तो उन दिनों अहमदाबाद के सेंट जेवियर कॉलेज में MA का सेंटर खुला,
और वहाँ के जो हेड है खोजते हुए मुझे आए। वहाँ आवश्यक था कि एमए पढ़ाने के लिए या तो आदमी फर्स्ट क्लास एमए हो या 4 साल का अनुभव हो, किसी के पास था नहीं। मैं ही था अकेला और एक और थे सज्जन। तो हेड मुझे खोजते हुए आए। मैंने कहा हाँ मैं चलता हूँ। तो सेंट जेवियर कॉलेज में गया, वहाँ 2 साल रहा। फिर वहाँ से 1 साल नवसारी गया, 1 साल फिर मैं लौट करके जेवियर आया, फिर 4 साल रहा। तो कुल मिलाकर 8 साल में अहमदाबाद में रहा। अच्छा। और मुझे भाग गया अहमदाबाद, अच्छा लगा था। और मैं एक बात कहता हूँ कि मुझे लगता है कि मेरी नियति मेरे साथ छल कर रही है, लेकिन बाद में लगता है कि इसने मेरा भला किया है। स्वभाव से मैं घरघुसरा आदमी हूँ। हाँ। मैं कहीं बाहर निकलना चाहता नहीं हूँ। हाँ। बाद में महसूस होता था कि इसने बड़ा काम किया है। अब गुजरात में मैं 8 साल रहा, एक नया अनुभव मुझे प्राप्त हुआ, मेरी पत्नी को नया अनुभव प्राप्त हुआ, नए संस्कार मिले। हाँ, मैंने उस पर एक उपन्यास लिखा, दूसरा घर, कविताएँ कई लिखी। भोला भाई पटेल वहाँ के जो बहुत बड़े आलोचक थे, मेरे पट से रहे हैं। तो वहाँ से नगेंद्र जी की कृपा से दिल्ली आ गया। जब मैं वहाँ से आ रहा था तो उमाशंकर जोशी ने कहा था, मिश्र जी आप जा रहे हैं, हमें बड़ा दुख है, लेकिन आपकी असली जगह वही है। क्या बात है। फिर आप दिल्ली के ही होकर रह हाँ, गए। हिंदी होकर रह गए। मतलब बात ये थी कि दिल्ली में बड़े चैलेंज थे। बिल्कुल। वहाँ पर हिंदी में मैं ही सब कुछ था। हाँ। और यहाँ आया तो मेरे सामने बड़े बड़े पिलर थे, बड़े बड़े शिखर थे। आपके गुरु रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। जी हाँ। कुछ यादें हैं उनके साथ? पहली याद तो यही है कि बीए करने के बाद मैं इलाहाबाद चला गया था नाम लिखाने एमए में। वहाँ से लौटा तो इतिहास के एक बहुत बड़े ये प्रोफेसर थे, राजवली पांडे, हमारे बड़े हितैषी थे। उनका नाम लिखा लिया। मैंने कहा कि हाँ इलाहाबाद में। तो उन्होंने डांटा कि इलाहाबाद में क्या करने गए हैं, राजनीति करनी है। अरे यहाँ आपके अपने लोग हैं, आपको अच्छे नंबर आएंगे। और द्विवेदी जी आ रहे हैं। उनका नाम सुनते ही झट से मैंने वहाँ नाम लिखा लिया। द्विवेदी जी आए, एक बड़ी रौनक आ गई। हालांकि जो विभाग में पहले से लोग थे बड़े दुखी हुए, उनके खिलाफ बोलना भी शुरू किया। लेकिन जो आम लोग थे उनको बड़ा अच्छा लगा कि एक बहुत बड़ा पंडित आ गया, अशोक के फूल का लेखक, बाणभट्ट की आत्मकथा का लेखक, और बड़ी जय जयकार से होने लगी उनकी। तो काशी विद्यापीठ में एक कवि गोष्ठी थी, उसमें पंडित जी बैठे हुए थे। तो मैं एक गीत पढ़ रहा था अपना, उमड़ रही पुरवैया कुंतल जालसी, लहर रहे अंबर में काले काले बदरा। देखा पंडित जी झूम रहे हैं, तो हम लोग गा के पढ़ते थे। तो पंडित झूम रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पंडित जी झूम रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। फिर पूछा उन्होंने कि क्या करते हो? मैंने कहा मैं आपका शिष्य हूँ। उसी दिन से मैं उनका अंतरंग बन गया, उनका अंतेवासी बन गया, प्रिय छात्र बन गया। उनके पास बैठ करके अगर आप उठें तो लगता था हम कुछ भर आए हैं। इतनी सहजता, अट्टहास, यानी आप उनके पास जाएं तो आपको ये भय नहीं होगा कि हम क्या कहेंगे उनसे, कैसे मिलेंगे उनसे। वो खुद आपको लपेट लेते थे, बैठा करके हंसी मजाक और कहाँ कहाँ की बातें करते थे। और आपको लगता था आप बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, आप उनके अपने हो गए हैं। तमाम शिष्यों को उन्होंने शिष्यों की सहायता की, आर्थिक सहायता की। मेरी पीएचडी की थीसिस जब तैयार हो गई तो मेरे पास पैसा नहीं था, उन्होंने दिया, सबमिट करो इसको। कभी भी वो यानी क्लास में दूसरे टीचर इनकी शिकायत कर रहे हैं, ये कभी किसी के बारे में नहीं बोलते थे। एक तो बेहतरीन इंसान। बहुत बेहतरीन रामधनस जी, आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने आपकी आज तक की साहित्यिक यात्रा को देखा है, आपको देखा है, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है। आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। आइए देखते। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत दिनों बाद आपसे भेंट हुई है। भोजपुरी अंचल के हैं तो जाहिर है उनका मन, उनका चित्त भीगा भीगा सा है। मेरे साथ एक बातचीत में रामधनस जी ने कहा था अंत में, जो उनका ये कॉल करार था कि मैंने अभी भी शहर में अपने मकान में कच्ची ज़मीन छोड़ रखी है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक मन उनका गांव से भीगा हुआ
उसकी यादों से भीगा हुआ, उसके चरित्रों से भीगा हुआ अभी भी है। इस उम्र में भी आकर जब लोग छींच जाते हैं, सारी संवेदना एकांतिक होकर रह जाती है। रामदर्श जी अपने को पुनः पुनः रचते हैं। जितनी लोगों की उम्र नहीं होती उतनी उम्र तक का आपने लेखन किया है, और अभी लगता है कि जो 8 साल जीवन के बचे हैं, ये शतक आप बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। रामदर्श जी के साथ एक लंबी यात्रा मैंने की है। कभी उनके साथ लंबी यात्राओं पर निकल गए, कभी उनके साथ गोष्ठियों में शिरकत की, कभी विभाग में एक साथ गपबाजी की। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। संवेदना के साथ विचार का ताना बाना बुनना उनकी विशेषता है। एक लंबे दौर में, लगभग 60-65 सालों का लंबा दौर है, उन्होंने कविताएं लिखी और अलग अलग पड़ावों से वो निकलते हुए यहाँ तक आए हैं। इस उम्र में भी वे आज की परिस्थिति, आज के समय को अपनी कविताओं में, अपनी कहानियों में, अपनी लघु कविताओं में भी व्यक्त करते हैं। ये बड़ी बात है कि उनका संवेदनात्मक रिश्ता इतना गहरा है। उनकी रचनात्मकता और आयु बढ़ती रहे और निरंतर उनका साथ हमें मिलता रहे। क्या बात है। आभार बहुत बहुत। ये लोग मेरे आत्मीय हैं और अपनी आत्मीयता व्यक्त करते रहते हैं। आज भी ये आत्मीयता मुझे सुख दे रही है। मैं आभारी हूँ बहुत इनका। आपने भी क्या संघर्ष देखा? संघर्ष तो मैंने भी किया है, हर आदमी संघर्ष करता है। क्योंकि लिखना मेरा शौक़ नहीं है, मेरा जीवन है, मेरी आत्मा है, इसलिए मैं घबराया नहीं, चलता रहा। बहुत से लोग होते हैं, कुछ लिखते हैं, नहीं छपी, अरे भाई छपता नहीं, हम छोड़ जाने दो। लेकिन वो तो मेरी सांस थी, तो धीरे धीरे चलता रहा और छपना शुरू हुआ। कल्पना में छपा, फिर नयापन में छपना शुरू हुआ, छपना शुरू हो गया। और मेरा ख्याल है कि जब मैं यहाँ आया था दिल्ली में सन 64 में, उस वक्त बड़े बड़े लोगों की कविताएँ नहीं छपती थी। बाद में छपना शुरू हुआ और अब कविताएं छपती हैं, खास करके जो बड़े प्रकाशक हैं छापते हैं। आपने भी गुटबाजी सही? मेरा स्वभाव है कि मैं किसी गुट में शामिल नहीं होता हूँ। चाहे नई कविता रही हो, नई कहानी रही हो, फिर कविता रही हो, कहानी रही हो, सब गुटों का दौर चलता रहा है। लेकिन मुझे गुटों की वास्तविकता महसूस नहीं होती है। मुझे लगता है कि हम सहज ही समय के साथ चलते रहें, समय के वास्तविकताओं के साथ चलते रहें, समय मुझ में उतरता रहे, मैं उसमें उतरता रहूं, ये बहुत है। गुटबाजी में क्या होता है कि कुछ ख़ास तरह के लोग मिलजुल करके कुछ ख़ास सिद्धांत बना लेते हैं और वो मिलजुल करके अपने को आगे पेश करते हैं या जयकार करते हैं, और उनमें कुछ लोग बचते हैं, कुछ लोग ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने उसको स्वीकार नहीं किया। मैं सन 50 में मार्क्सवादी हुआ था। अच्छा। लेकिन मैं मार्क्सवाद के जो लोग हैं, जो दलबद्ध लोग हैं, उनके साथ मैं नहीं गया। वो मेरा विज़न है, दर्शन है, लेकिन मैं उनके साथ नहीं गया। लोग मुझे अलग मानते हैं। अच्छा। तो ये मेरा स्वभाव है और मुझे अच्छा लगता है कि बिल्कुल मुक्त रहना। हाँ, अपनी ही धुन में चलते जाना। हाँ, अपनी धुन में चलते जाना। हाँ, अपनी जो सोच है, अपना जो अनुभव है, अपनी जो बात है, आप मुक्त भाव से कहिए। ये दबाव महसूस न कीजिए कि साहब अगर मैं ऐसा कहूँगा तो लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल। आपके अपने हैं कुछ जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, आपके बारे में कुछ कहा है। आइए आपको दिखाती हूँ उनका क्या कहना रहा। जी आइए। नमस्ते पापा, बड़ा अजीब लग रहा है। मैं दिन रात आपके साथ रहती हूँ, लेकिन कैमरे के माध्यम से और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपसे रूबरू होना आपको भी अजीब लग रहा होगा। गली मोहल्ले में किसी भी लड़की की शादी हो, उसके परिवार वाले रो रहे हो या ना रो रहे हो, लेकिन आपकी आंखों में जो आंसू तुरंत आ जाते हैं, तो वो जो देखना है वो मेरे लिए बड़ा बहुत एक अजीब सा भी अनुभव होता था। बड़ी तकलीफ भी होती थी कि आप इतने संवेदनशील हैं, और जाहिर सी बात है आपकी जो संवेदनशीलता है उसको माँ
की जो दृढ़ता है, माँ का जो आत्मविश्वास है, उसने पीछे कहीं ना कहीं सपोर्ट किया। तो ये एक बड़ी, मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ। और आपको उम्र के इस पड़ाव पर एक एक्नॉलेजमेंट साहित्य अकादमी के रूप में मिलना, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामदरस जी हमारे समय के बहुत ही बड़े कवि हैं और मैंने उन पर पीएचडी करना इसलिए चुना था, मेरी पीएचडी उन पर पहली पीएचडी थी, और इसलिए मैंने चुना था कि उनका जो पूरा दौर है कविता के प्रारंभ से लेकर के जो अब तक का, लगातार शुरू में पहले प्रयोगवादी आंदोलन, फिर जो है अकविता, साठोत्तर कविता, इतने काव्य आंदोलन गुजरे हैं, लेकिन रामदरस जी ने अपने आप को इन सारे काव्य आंदोलनों के झंझावात से बचाया है और लगातार मनुष्यता के पक्ष में खड़े रहे हैं। उनके गीत पूर्वी उत्तर प्रदेश में इतने लोकप्रिय हैं, गाए जाते, हम लोगों ने बहुत गाया है उनके गीतों को और आज भी गाते हैं हम। सारे जो उनके पद के गीत और बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ के गीत हैं, अद्भुत हैं। उन्हें बहुत शुभकामनाएं, दीर्घायु हों, उनकी छत्र छाया हमारे ऊपर हमेशा ऐसी ही बनी रहे। क्या बात है। ये मेरी बेटियां हैं, मैं इनको शुभाशीष देता हूँ और इनका जो स्वर है छंद की तरह बज रहा है मेरे भीतर, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जिंदगी से कुछ शिकायतें हैं आपको या सब अच्छा है? हमारी ज़िंदगी में बहुत से गम आए, समय ने बहुत तेरे इम्तहान लिए, लेकिन एक बड़ी बात ये हुई कि मैं उनसे निकलता गया। आपको सुनाऊं, जब मैं पैदा हुआ तो माँ तो बेहोश से थी। गांव में पैदा हुआ, उन नावदान का घर होता था पैदा हुआ, और बताते हैं लोग कि तमाम चींटियाँ आ गईं। अच्छा। जो मुझे चट करने के लिए तत्पर थीं। मेरी एक बुआ थी गांव की, वहाँ थी, दौड़ी हुई आई और मुझे उठा लिया। लोग उसको जमुआ बोलते हैं, उन कीड़ों को जमुआ बोलते हैं। जमुआ जो है जम का भेजा हुआ कोई कीड़ा हो और खाने के लिए आ गया हो। तो मेरी शुरुआत ही यहाँ से होती है कि आतंक और उससे उबार। हाँ। मैं बहुत धीरे धीरे चलने वाला आदमी हूँ, चीज़ों को बहुत आहिस्ता आहिस्ता समझता हूँ। एक संकट आया था कि जब मुझे अक्षर ज्ञान कराया जा रहा था तो मुझे नहीं हो रहा था ज्ञान। भाई साहब ने कराया होगा, मझले भाई ने कराया होगा, पिता ने कराया होगा, तो मेरी पकड़ में नहीं आता था। तो लोगों ने ऐलान कर दिया कि जाओ, ये पढ़ेगा नहीं, निकम्मा रहेगा। अब ये खतरा था, अगर मैं छोड़ दिया गया होता तो आज ये न होता। सही। लेकिन माँ ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। माँ साक्षर थी। तो जाड़े की सुबह थी, अलाव ताप रहे थे हम लोग, तो माँ ने अलाव की राख निकाली, ठंडा किया, मेरी उंगली पकड़ी, कहा बेटा लिखो क। लिखा क। अब माँ की अंगुलियों से अक्षर झड़ते गए, मेरी अंगुलियों में आते गए, और मैं साक्षर हो गया। क्या बात। क्योंकि माँ ने आहिस्ता आहिस्ता बड़े प्रेम से समझाया। तो उसके बाद मैं काफ़ी अच्छा विद्यार्थी रहा। हाँ। हमेशा मॉनिटर रहा अपने क्लास में। हाँ। ऐसे ही संकट आते गए। हाँ। और संकट का समाधान होता गया। गीत संगीत का शौक रहा आपको? नहीं, संगीत का शौक नहीं रहा कि मैं गीत गाता रहा, अपना गीत गा रहा, अपनी कविताएं गाता रहा हूँ। हाँ। तो कोई फिल्म का गीत याद आता है आपको जो आपको पसंद रहा हो? फिल्म कभी? का? हाँ, फिल्म के बहुत से गीत मुझे एक एक लाइन याद है। कौन सा बहुत पसंद है? पता नहीं क्यों मुझे एक गीत सबसे अलग पसंद है। वो पंछी प्यारे सांस थकारे, बोला तू कौन सी बोली रे बता रे। अच्छा। बंदनी में है। हाँ। वो बंदनी में औरत गा रही है। हाँ। चिड़िया बोल रही है। हाँ। पंछी प्यारे सांस थकारे, बोले तू कौन सी बोली बता रे, बोले
आदर्श जी, आप आज शख्सियत में तशरीफ़ लाए, आपका बेहद शुक्रिया। धन्यवाद। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही। ऐसे ही खूबसूरत और ताबिंदा सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।